गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके जो 10 क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट ईगो एंड सुपर ईगो आर पार्ट्स ऑफ विच स्ट्रक्चर? इदम, अहम व पराहम किस संरचना के भाग हैं? माइंड, पर्सनैलिटी, कॉन्शियसनेस और डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो ईड ईगो एंड सुपर ईगो है वो पार्ट्स हैं पर्सनैलिटी के, और ये जो कंसेप्ट है वो दिया था सिगमंड फ्राइड ने। जो सिगमंड फ्राइड है उनको फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहा जाता है, और उन्हें साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी दी है। उन्होंने माइंड के 3 पार्ट दिए थे कि माइंड जो है वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये माइंड का कंसेप्ट जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। एंड देन पर्सनैलिटी जो है उसके पार्ट्स दिए हैं ईड ईगो एंड सुपर ईगो। ईड जो है उसके ऊपर अनकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्क करता है ना, और ईगो जो है कॉन्शियस माइंड उसमें वर्क करेगा। एंड सुपर ईगो जो है वो टोटली कॉन्शियस है, मतलब पूरी तरह से चेतन मन जो है वो हमारा सुपर ईगो है। और सुपर ईगो जैसे हमारी आत्मा है, ईगो जो है वो हम है, और ईडो जो है वो हमारा अहम है या हमारा जो एनिमल सेल्फ है। ठीक है, उसको हम ईड कहेंगे। ईड वर्क्स ऑन इंस्टिंक्ट्स, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं चाहे अधूरी हो, मतलब जो भी है वो सारा क्या होता है, ब्लाइंड इंस्टिंक्ट जो होती हैं वो ईड जो है उसके ऊपर वर्क करता है। ठीक है ना। एंड ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी, ईगो जो है रियलिटी के ऊपर वर्क करते हैं, और सुपर ईगो वर्क्स ऑन मोरालिटी, मतलब ये मोरल सेल्फ है हमारी जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, रिलेटिवली परमानेंट इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है लर्निंग, मोटिवेशन, इमोशन या एटीट्यूड। लर्निंग जो है वो अधिगम है, हमें पता है कि हम मतलब लर्निंग जो होगा वो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। ठीक है ना। एंड मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा जो है वो कुछ नया करने के लिए जो भी प्रेरणा हमें दी जाती है, दैट इज मोटिवेशन। इमोशन हमारे मन के भाव, संवेग। एटीट्यूड जो होता है दैट इज सोचने या अनुभव करने का तरीका। ठीक है ना, द वे दैट यू थिंक, फील और बिहेव, इट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। तो एटीट्यूड जो है ये एक नजरिया है, नजरिया जिसको हम कह सकते हैं। तो नजरिया क्या हुआ, रिलेटिवली परमानेंट इवैल्यूएशन, कि ये किसी एक ऑब्जेक्ट का हम स्थायी मूल्यांकन कर रहे हैं ना, तो उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इंडिकेट्स, जो अधिगम वक्र में जो पठार आता है वो क्या दर्शाता है? एक्सटेंशन, रिइंफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी या लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट। तो इसके लिए लर्निंग कर्व को समझना पड़ेगा। तो मैंने इन जनरल जो है वो सिग्मॉइड कर्व बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें एक तरफ को परफॉर्मेंस परसेंटेज या टाइम या फिर एज जो है वो लिया गया है, और दूसरी तरफ को जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट लर्निंग जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम किसी टास्क की बात करते हैं जो इनिशियली में हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो शुरू में जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्लो बिगिनिंग होगी। ठीक है ना, मतलब उसको समझने में, करने में कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने में, तो वो बिगिनिंग थोड़ी स्लो होती है। देन जब हम उस चीज को समझ जाते हैं, उस टास्क को समझ जाते हैं, तो हम फटाफट करते हैं, उसको स्टीप प्रोग्रेस कहेंगे। फिर लास्टली जो होगा ये ना, थक जाएंगे या जो भी है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर थक भी गए तो क्या होगा कि एक थोड़ा प्लेट्यू आना, पठार आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्लेट्यू का मतलब क्या आ रहा है? प्लेट्यू का मतलब आ रहा है लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट, शून्य अथवा नगण्य सुधार। ठीक है, तो वो प्लेट्यू है। लर्निंग कर्व में प्लेट्यू भी यही दिखाता है कि मतलब एक प्लेट्यू आ रहा है, मतलब वो सीख नहीं रहे हैं, बच्चे कुछ सीख नहीं रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लिटिल और नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंट एन इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑन लर्निंग, लर्निंग विल बी, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, अदर वेरिएबल या कांस्टेंट वेरिएबल। जैसे हम देखते हैं कि जो लर्निंग होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। हमने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में देखा है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लासिकल थ्योरी की, है ना, तो उसमें क्या था, जो डॉग ने सीखा उसकी लर्निंग कुछ और थी। पर अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो उसमें जो पिजन है उसकी कंडीशनिंग कुछ और है ना, रैट है उसकी लर्निंग कुछ और है ना, मतलब फर्क है। तो वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो है वो लर्निंग डिपेंड कर रही है, किस तरह का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे क्या लर्निंग हो रही है। तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द नॉलेज चाइल्ड गेट फ्रॉम स्कूल कैन बी कॉल्ड डैश मेमोरी। बालक द्वारा विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को डैश स्मृति कहा जा सकता है। ऑप्शन है हमारे पास डिक्लेरेटिव, सीमेंटिक, प्रोसीजरल या फिर एपिसोडिक। ठीक है, तो जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है, घोषणात्मक स्मृति जिसको कहा जाता है, उसी के पार्ट्स हैं सिमेंटिक और एपिसोडिक। ठीक है, तो जो एपिसोडिक है वो हमारे जीवन के स्पेसिफिक मतलब अपने आप से रिलेटेड है, हमारे जीवन के ऊपर है। जैसे मेरी मेमोरी मेरे अकॉर्डिंग, मेरी मेमोरी जो है, जैसे मैं बचपन में मैंने क्या किया था, मैं कहाँ घूमने गई थी, है ना, तो दैट इज एपिसोडिक। और सीमेंटिक मेमोरी है जो फैक्ट्स मैंने सीखे हैं, तथ्य जो भी सीखे हैं, जो भी मैंने कंसेप्ट्स लर्न किए हैं, वो सीमेंटिक है। तो प्रोसीजरल होती है, प्रोसीजरल अलग है, वो होती है कि हमने जो कुछ सीखा है, कला जो भी है हमारी, है ना, जैसे कि हमने स्विमिंग सीखी है, राइडिंग सीखी है, ठीक है, या फिर हम ड्राइविंग सीखी है, वो प्रोसीजरल में आता है। द नॉलेज जो एक बच्चा स्कूल से गेन करता है वो क्या होता है, सिमेंटिक मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, बंडूरा बिलीव्ड लर्निंग टू बी अ फंक्शन ऑफ। बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है कॉन्टिन्यूड ट्रायल्स, इंसाइट, इमिटेशन और मैच्योरेशन। तो जो अल्बर्ट बंडूरा हैं उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसी को जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। और इनके अनुसार, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार, जो लर्निंग होती है उसमें ज़्यादा जो है वो सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन होता है, लोग समझदार होते हैं और वो ब्रेन के ऊपर फोकस करते हैं। ब्रेन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, और उनका मेन जो मतलब अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे साथ हो तभी हम सीखते हैं, बट हम एक दूसरे को देख के भी सीखते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। तो उन्होंने बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट दिया था कि एक बच्चा जो था वो बोबो डॉल से खेल रहा था, ठीक है, और वो टीवी भी देख रहा था, और टीवी में भी सेम उसी की तरह एक छोटा बच्चा था जिसके हाथ में डॉल थी। और जो टीवी वाला बच्चा है वो डॉल का हाथ तोड़ देता है, तो जो सामने बैठा बच्चा था जिसके हाथ में डॉल थी वो भी अपनी डॉल का हाथ तोड़ देता है। अब जो बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट मतलब जो बाकी जो भी लर्निंग में जो जितने भी हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, स्किनर की बात करते हैं, थॉर्नडाइक की बात करते हैं, वो सब बिहेवियरिस्ट हैं। ठीक है, तो बिहेवियरिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट बंडूरा ने कहा ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, कि ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि हम देख कर, किसी को देखकर कुकिंग सीखते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ओके, अब जैसे मॉडलिंग होती है ना, कि रोल मॉडल मान कर हम उसकी नकल उतारते हैं और हम उससे सीखते हैं, तो वो भी क्या है, मॉडलिंग क्या है, इमिटेशन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमिटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच साइकोलॉजिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। ऑप्शंस हैं बिनेट, जिसको बिने कहा जाता है, बिने, लेविन, स्टोन या फिर गिलफोर्ड। तो जो हमें पता है कि आईक्यू का फॉर्मूला है ना, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, तो मेंटल एज का कंसेप्ट भी किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। अब अल्फ्रेड बिने ने IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA दिया है, इंटू 100 इसमें टर्मन ने जोड़ा था। ठीक है, ये टर्मन ने ऐड किया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर A, बिने। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ सब स्केल्स इन वैशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन इज। वैशलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है 5, 8, 11 या 14। तो इसका आंसर है 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग स्टेज ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल कीप्स ऑन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम एट कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल्स। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। ऑप्शंस है इंसाइट, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन या वेरिफिकेशन। ठीक है, मतलब इसमें यही है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो लगातार सोचता रहता है। ठीक है, चाहे वो चेतन मन से सोचे या अचेतन, मतलब वो रात को सोते हुए वही सोचेगा, काम करते हुए भी वही सोचेगा, पूरा दिन वो वही सोचेगा। मतलब उसके दिमाग में 24 घंटे एक ही जो समस्या है उसी को सॉल्व करना जो है वो उसका लक्ष्य बना हुआ है उस टाइम पे। ठीक है,
तो इसके लिए क्या सही रहेगा? ऑप्शंस इंसाइट, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन है। तो हमें पता है जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो क्या होती है, एक टाइप की कंट्रोल्ड थिंकिंग है, जिसमें कि जो थिंकर है, चाहे वो कोई भी है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, आर्टिस्ट है, राइटर है या साइंटिस्ट है, वो क्या करेगा, ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू, वो कुछ नया करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसके लिए वो रीजनिंग और इमेजिनेशन का यूज करता है। ठीक है, और इंडिविजुअल जो है वो जनरेट करेगा, मतलब जब एटलीस्ट सॉल्यूशन जब आएगा, जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा, तो जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल ओरिजिनल होगा और बिल्कुल यूनिक होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ए ऑप्शन है इंसाइट, इंसाइट को जो है वो प्रिपरेशन है ना, मतलब प्रिपरेटरी स्टेज भी कहा जाता है। इंसाइट हुआ कि थिंकर जो होगा इसमें क्या करेगा, कोई भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेगा और उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा होगा, जो भी मटेरियल होगा, फैक्ट होंगे, उसको वो कलेक्ट करेगा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। और इनक्यूबेशन में क्या होगा, वो लगातार सोचता रहेगा फिर उस समस्या का समाधान, चाहे वो चेतन, मतलब दिन को भी वही सोचता रहेगा, रात को भी वही सोचता है, मतलब सोचने का काम जो है इनक्यूबेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन क्या हुआ कि सोचते सोचते सोचते, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, लगातार सोच रहा है और एकदम सोचते सोचते कुछ काम करते हुए अचानक से उसको सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वो क्या है, इल्यूमिनेशन, जिसको क्या कहा जाता है, आहा मोमेंट भी कहा जाता है। आहा मोमेंट मीन्स कि आहा सॉल्यूशन मिल गया है ना, तो वो इल्यूमिनेशन है। वेरिफिकेशन क्या हुआ, जो सॉल्यूशन मिला उसको फिर वो अप्लाई करेगा, वेरीफाई करेगा, है ना, वेरीफाई करेगा तभी यूज करेगा ना फर्दर सेकंड टाइम में। ठीक है, तो इसमें जो 19 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका आंसर जो होगा वो बी, इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन वो टाइम होता है जब वो सोचता रहता है, दिन रात 24 घंटे वो समस्या के सॉल्यूशन के बारे में ही सोचता रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ईगो ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, अहम डैश के नियम पर कार्य करता है, प्लेजर, मोरालिटी, रियलिटी या इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा है, अभी हमने पढ़ा है, जो इड होता है वो इंस्टिंक्ट्स के ऊपर कार्य करता है, ईगो जो है वो रियलिटी के ऊपर कार्य करता है और जो सुपर ईगो है वो मोरालिटी के ऊपर कार्य करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविकता के ऊपर जो है वो अहम कार्य करता है। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन से HP टैट के। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।